हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी आप सभी के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर 1 के लिए भी है एंड पेपर 2 के लिए भी क्लास हेल्प करेगी। तो ये डाउट मत रखिएगा कि पेपर 1 के क्वेश्चन है या फिर पेपर 2 के क्वेश्चन है, क्योंकि जो सिलेबस पेपर 1 का है वही आपका पेपर 2 का भी है। सीडीपी जो है बिल्कुल चेंज नहीं है, जो टॉपिक पेपर 1 में है वही आपके पेपर 2 में भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी जो क्लास है ये पेपर 1 को भी हेल्प करने वाली है और साथ ही साथ पेपर 2 में भी आपकी मदद करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर मेंशन करिएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक पूरा सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा कंटेंट की जो क्लासेस हैं सारी सब्जेक्ट की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे सेट जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 5 बजे की क्लास होती है, आप लोग 5 बजे की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी चल रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे और 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मान के चलिए कि 1 मंथ ही बचा हुआ है। तो 1 मंथ में सीटेट की प्रिपरेशन करें, कैसे करें, यानी 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कैसे आप प्लान करें अपना कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, इस पर मैं वीडियो कल बनाऊंगी। आपको कल ही मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। वहां से आपको काफी मदद मिल जाएगी कि कैसे मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेट क्वालिफाई किया, सीटेट के दौरान मैंने कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की। उस वीडियो में सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट मिलती है यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है जीन पियाजे से है। ये पूरा प्रीवियस का सेट है, तो आपको हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, यानी जो नॉलेज होता है वो जीन पियाजे का मानना था कि नॉलेज जो है वो क्या है, यानी कि जीन पियाजे जो है बिलीव्ड दैट जो नॉलेज इज। तो इसमें पहला ऑप्शन है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है। थोड़ा सा आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि जो पेपर है वो बहुत क्लीन नहीं है, बट आप लोग क्या करिएगा, अपने फोन की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट जो है ये प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बात जो कही जा रही है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जो है वो क्या है। तो पहला है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, या फिर पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, या फिर अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने मतलब अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, या फिर अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो अगर ये मतलब अधिक जानकार यानी जिसको ज्यादा पता है, अगर आप उनसे इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड हो रहे हो, इंटर रिलेट हो रहे हो, उनसे बातचीत करके अगर आप सीख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, वाइगोस्की के अनुसार हो जाएगा, अंतःक्रिया करके, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, यानी पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो आपका आंसर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे क्या है, बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, बच्चे क्या है, क्रिएटिव हैं, बच्चे सक्रिय हैं। तो पियाजे यही मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, यानी नन्हे वैज्ञानिक हैं, और हर बच्चा क्या है, क्रिएटिव होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ मतलब नया करने की कोशिश करता रहता है, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी भी होती है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बच्चे जो क्या है वो क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मतलब होकर के ज्ञान का निर्माता या फिर ज्ञान का मतलब ज्ञान की संरचना करते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्टिव हैं, पियाजे मानते हैं, और बच्चे जो क्या है वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करते रहते हैं, और कुछ नया क्रिएट करने की भी वो कोशिश किया करते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि एडोलेसेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं,
यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो कल्चर हैं, तो सभी बच्चे जो किशोरावस्था में एक समान प्रवेश करते हैं और उनके जो अनुभव होते हैं और इसे अनुभव मतलब क्या है और इसे अनुभव करते हैं, तो ये आपका होगा। या फिर किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, या फिर किशोरावस्था को आमतौर पर यौन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। या फिर किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि किशोरावस्था के बारे में बात कही जा रही, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको क्या है आंसर जो है निगेटिव देना है। तो इसमें आंसर आपका जो सही होगा फर्स्ट, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो ये कहना आपका गलत होगा, क्योंकि सभी बच्चे का जो कल्चर चेंज है तो उनका जो डेवलपमेंट होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, उनको अगर अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है, तो एक बच्चा है जिसका कल्चर बहुत अच्छा है, जिसको लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है, हर छोटी छोटी बात पे उसको ध्यान रखा जा रहा है, बहुत अच्छे से उसकी केयर हो रही है। और दूसरा बच्चा ऐसा है जिसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ के लोग बहुत अच्छे से शिक्षित नहीं है और उसका ध्यान भी जो है नहीं रखा जा रहा है। तो जो पहला बच्चा था जिसका बहुत ध्यान रखा गया है उसका ग्रो ज्यादा होगा, मतलब उसका ग्रो अच्छा होगा, कम टाइम में वो ज्यादा ग्रो करेगा। और जो दूसरा बच्चा है जिसपे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसका ग्रो इतना अच्छा नहीं होगा। स्टेजेस समान रहेंगी, मतलब आप किसी भी कहीं भी के हो, पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, इंग्लैंड के हो, कहीं के भी हो, आपका डेवलपमेंट जो होगा वो जो स्टेजेस हैं वो फिक्स हैं। यानी पहले आप इन्फेंसी में जाओगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड में, फिर लेटर चाइल्डहुड में, फिर आप एडोलसेंस में जाओगे। तो स्टेप जो है वो समान है सभी जगह के, कहीं के चेंज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें परिवर्तन होता है, यानी जिस बच्चे का ध्यान ज्यादा रखा जा रहा है तो उसका ग्रो जल्दी होगा, जिस बच्चे का ध्यान कम रखा जा रहा है उसका ग्रोथ होगा बट इतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। यानी कि जिस बच्चे का बचपन में बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है तो कम टाइम में हो सकता है बैठना सीख जाए, खड़े होना सीख जाए, चलना भी सीख जाए। लेकिन जिस बच्चे का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया है वो थोड़ा लेट में बैठना सीखेगा, थोड़ा लेट चलना सीखेगा। तो बच्चे तो दोनों सेम थे, फर्क कहाँ पे आ गया, कल्चर में, फर्क कहाँ पे आ गया, संस्कृति में, फर्क कहाँ आया, उनके ध्यान रखने पे। तो जहां पे बच्चे का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जैसा भी बच्चे का कल्चर है बच्चे का डेवलपमेंट वैसा होगा। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे बट कल्चर जो है वो बहुत अहमियत रखता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, और उसी से क्या है वो अनुभव भी करते हैं। तो यही आपका ऑप्शन गलत होगा और निगेटिव का निगेटिव आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहना गलत होगा कि सभी कल्चर के बच्चे जो हैं उनका डेवलपमेंट एक ही तरीके से होगा, एक ही साथ होगा, एक ही समान वो किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे। तो ये कहना गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी मास्टरी गोल जो है उसका वर्णन करता है। तो मास्टरी गोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो मास्टरी गोल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनका ये रहता है कि बच्चे को पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए हमको नहीं पढ़ाना है। आज की डेट में जो है एनसीएफ भी जोर देता है कि मास्टरी गोल, मतलब मास्टरी जो गोल्स हैं इस पे बच्चे को ज्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा अगर पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा है, तो वो कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर एम है कि हमको सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद क्या है आपका जो एम है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप जो है बैठ जाओगे। लेकिन आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मुझे नॉलेज होना चाहिए, मुझे अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो आपका ये जो मतलब जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, यानी इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो लंबे टाइम चलेगा और आप उस क्षेत्र में यानी कि वही जो मेहनत करेंगे सफलता झक मार के पीछे आएगी। यानी बच्चा इसलिए ना पढ़े कि हमको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, बल्कि इसलिए पढ़े कि हमको इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, मुझे सब कुछ आना चाहिए, अगर कोई मेरे से पूछे तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका मैं क्या करूँ, रियल लाइफ में प्रयोग कर पाऊँ। तो इसीलिए मास्टरी गोल्स ज्यादा जो अच्छा होता है आपका परफॉर्मेंस गोल्स की अपेक्षा। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस जो होते हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं, तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ टाइम तक वर्क करेंगे, उसके बाद आपका यानी जो वर्क है वो डाउन हो जाएगा, आप एक ना एक दिन डाउन पड़ जाएंगे।
लेकिन मास्टरी गोल्स जो होते हैं लंबे टाइम तक पुश करते हैं और बच्चा इसमें बहुत अच्छा ग्रो भी करता है और साथ ही साथ अपनी रियल लाइफ में भी प्रयोग वो ले पाता है। तो इसमें आपका जो मास्टरी गोल्स होता है ये आपका बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें बात कही जा रही है अपमान के डर से जो है असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, या फिर आपका होगा तो मतलब अगर आप अपमान और डर से असफलता से बचना चाह रहे हैं कि आपको सजा ना मिले, ठीक है, और आपको कोई अपमान ना आपका करे, तो ये आप दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका खुद का नहीं मोटिव है, ये क्या कर रहे हैं आप दूसरे, यानी दूसरे हमको कुछ कह ना दें, दूसरे के सामने मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो ये आपका परफॉर्मेंस के गोल्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगला है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर बल देना, यानी दूसरों को क्या है आप दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। किसी कार्य के लिए अपनी जो है कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है कि आप खुद में ध्यान दे रहे हो, आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है, आप क्या करना चाह रहे हो, आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, आप कुछ मतलब किसी टॉपिक के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हो कि हाँ इस बारे में मुझे सब कुछ नॉलेज हो, बल्कि ये नहीं कि हाँ हमको किसी को इम्प्रेस करना है या फिर मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं, ये नहीं, हमको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप इसके लिए अगर पढ़ रहे हो तो ये लंबे टाइम तक पुश करेगा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाहरी पुरस्कार आपका एक जो इंटरनल मोटिवेशन होगा, तो इंटरनल मोटिवेशन जो अच्छा नहीं माना जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो अच्छा माना जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ टाइम तक आपको पुश करेगा, उसके बाद क्या है खत्म हो जाएगा, बट इंटरनल मोटिवेशन जो होता है लंबे टाइम तक पुश करता है, आपको लंबे टाइम तक जो है ग्रो करवाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मास्टरी गोल्स जो होते हैं कि हमको इस क्षेत्र में हमको सारी जानकारी आनी चाहिए, यानी मेहनत करेंगे सफलता जो है वो झक मार के पीछे आएगी। जब आपको सब कुछ पता है, मान लीजिए अगर सीटेट में आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मुझे सीटेट का सारा सिलेबस आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, तो आपको नंबर तो आपके ऑटोमेटिक अच्छे आ जाएंगे जब आपको सब कुछ पता है। बट अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मेरे 90 नंबर आ जाए सीटेट में, बस मैं क्वालिफाई हो जाऊं, तो ये कब तक, आपके अगर सीटेट में 90 नंबर आ जाएंगे, बस आप क्वालिफाई कर लोगे, बस आपका गोल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीटेट में इसलिए पढ़ रहे हो कि हाँ इसके बारे में मुझे सारी की जानकारी होनी चाहिए, तो आप बाद में भी इसका प्रयोग कर पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें शिक्षक की कौन सी भूमिका जो है सबसे अच्छी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है इसमें कहा गया है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, या फिर शिक्षक कक्षा में ज्ञान और जो है प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, या फिर शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर जो है आलंबन यानी कि हेल्प जो है प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का जो कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका कहना गलत होगा, क्योंकि प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होती है कि जिसमें हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखा जाए, हर बच्चे ग्रो करे, हर बच्चा कुछ नया क्रिएट करे, उसमें क्या है टीचर्स की मदद करे जहां पर भी जरूरत हो। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि क्या है कड़ाई से आप पालन करेंगे जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम में भी चेंजमेंट लाया जा सकता है अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो है सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग में लाता है, यानी विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां हैं, मेथड है, वो प्रयोग में लाते हैं, और साथ ही साथ जहां पे भी उनको आवश्यकता पड़ रही है कि जहां पे उनको टीचर की हेल्प चाहिए, टीचर उनकी मदद भी कर रहा है। तो जहां पर टीचर मदद कर रहा है बच्चे की और बच्चा कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो जाएगा, यानी निरंतर आगे बढ़ने की जो क्लासेस हैं वो आपकी हो जाएंगी। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। हस्तक्षेप नहीं करता है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जहां पर भी बच्चे को दिक्कत हो रही है टीचर मदद करेगा। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बात कही गई है जीन पियाजे के अनुसार चित्रों के लिए
जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि चिन्हों के माध्यम से जो है बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो पहला है इसमें आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और आपका गणना है। तो बात जो इसमें कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें बात ये चल रही है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसमें बात ये कही जा रही है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है। तो आपका कैसे विकसित होगा? अनौपचारिक यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से विकसित होगा और विद्यार्थियों को बीजगणित की गणना सीखने में सक्षम बनाती है, यानी कि बीजगणित जो है आपको सीखने में एक सक्षम बनाएगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा आपका और साथ ही साथ बीजगणित और गणना में मदद करेगी। तो आपका इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बच्चे चिन्हों का प्रयोग करके सीख रहे हैं, सिंबल का प्रयोग करके वो सीखना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो उनको नॉलेज मिल रहा है उसका एनालिसिस करने की उनको आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन है टू किल अ मार्किंग बर्ड का नायक कौन है? तो अगर उनको पता होगा इसका नायक कौन है तो वो बता देंगे सिंपली, क्योंकि इसका क्या है, एक फिक्स आंसर है। ये क्या है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला जो है, यानी बच्चा एनालिसिस कब करेगा? जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें बच्चा तर्क वितर्क करेगा जिसका एक निश्चित आंसर नहीं होता है। अगला है टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास के कथनांक क्या है? तो ये भी इसका फिक्स आंसर होगा, जो भी इसके कथनांक होंगे वो बच्चा बता देगा। अगला है टू किल एंड मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तो इसमें भी बच्चा बता देगा अगर उसको पता होगा, क्योंकि इसका क्या है, फिक्स आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है टू किल एंड मार्किंग बर्ड के लेखक प्रतीकवाद का जो है उपयोग कैसे करते हैं? तो इसमें क्या है, बच्चा तर्क वितर्क करेगा कि हाँ वो प्रयोग कैसे कर रहे हैं, प्रयोग क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या इनका बेनिफिट है, क्या इसके नेगेटिव पक्ष हैं। तो बच्चा क्या है, इसमें तर्क वितर्क करेगा, यानी उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि एटलीस्ट वो उसका प्रतीकवाद जो है उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या रीजन इसका रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या है, तर्क वितर्क करेगा, तभी जाके एनालिसिस वो कर पाएगा। बाकी जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, इसका फिक्स आंसर है। बच्चे को पता होगा वो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो आपका 4 है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, तर्क वितर्क करना पड़ेगा, निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष सोचने पड़ेंगे, तभी जाके बता पाएगा कि इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो 7 है, इसमें बात कही गई है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। यानी कि अगर बच्चे जो इमोशनल रूप से अगर स्कूल में जुड़ पा रहे हैं तो स्कूल में डेली प्रेजेंट होंगे। अगर मान लीजिए उनको दिक्कत हो रही है, स्कूल में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टीचर जो है हमेशा उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, बच्चे भी जो है हंस रहे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, स्कूल आना बंद कर देगा। लेकिन अगर वो इंक्लूड कर पा रहा है, टीचर बच्चे को इंक्लूड कर पा रहा है, बच्चा खुद को भी इंक्लूड कर पा रहा है, तो स्कूल से उसका लगाव बढ़ेगा, उसकी जो प्रेजेंटी यानी बच्चा जो है प्रेजेंट भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसका जो रीजन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें जो इसका रीजन दिया गया है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो फीलिंग होती है यानी जो इमोशन होते हैं वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन अगर आप माइंडली डिस्टर्ब हैं,
तो आपके इमोशन जो है वो गड़बड़ होते हैं। आपको अगर गुस्सा आ रही तो भी आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, अगर आपको पेन हो रही है तब भी आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, या फिर आप किसी दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तभी आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इमोशन जो होते हैं, कभी कभी सैड हो तब भी जो लर्निंग अच्छे से नहीं हो पा रही होती है। तो जो भावनाएं होती हैं वो लर्निंग को प्रभावित करती हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आदर्शन है वो भी सही है और साथ ही साथ इसका रीजन भी सही है। यानी कि जो आदर्शन में बात कही जा रही है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनकी जो भावनाएं हैं, यानी बच्चे को अगर क्लास में इंक्लूड किया जा रहा है, बच्चे की जो मदर टंग है उसको भी आप अहमियत दे रहे हैं, बच्चे को अलग थलग नहीं कर रहे, बच्चे को ग्रुप में नहीं डिवाइड कर रहे, क्लासरूम में आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड कर पा रहा है, जिसमें हर बच्चे की बातें समझी जा रही हैं। ये नहीं कि अगर बच्चे ने कुछ गलत भी आंसर दिया तो आप उसको डांट के बंद करवा रहे हैं कि चुप रहो, ऐसा भी आपको नहीं करना। बच्चा अगर खड़ा होकर कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात सुने, अगर वो गलत भी कह रहा है तो उसके बाद आप उसको समझाएं, ना कि बच्चे को ये नहीं कि बच्चा अगर खड़े होकर कुछ बोलना भी चाह रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चे को आप इंक्लूड करोगे, ठीक है, अगर ऐसी क्लासों में लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो जिसमें हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड महसूस कर रहा है, कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, हर बच्चे की फीलिंग्स, विचार अगर आप उसको अहमियत दे रहे हो तो बच्चा क्या है अपने आप को इंक्लूड महसूस करेगा, उसका लगाव जो है बढ़ेगा। तो इसका आदर्शन भी सही है और साथ ही साथ इसका जो रीजन दिया गया है वो भी सही है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, पहला है जो ए और आर दोनों गलत हैं तो ये तो आपका होगा नहीं। आंसर जो है आपका 2 सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि इमोशन जो है वो सीखने को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर की प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है और मीडिया से विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो पहला है जेंडर भूमिका की नम्रता को हतोत्साहित, ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता पर सवाल उठाना, या फिर जेंडर जो आपका पहचान को मजबूत बनाना, या फिर जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अगर आप मतलब पाठ्य पुस्तक और सोशल मीडिया के के जरिए अगर आप इस पे सवाल उठा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों है, जो धारणाएं बनी आ रही हैं कि लड़कियां जो है घर का ही काम करेंगी, लड़के जो है वो बाहर का ही काम करेंगे, तो इसमें जो आप सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो इसमें क्या है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर बच्चे मान लीजिए अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट से है जहां पर कुछ ऐसा बिहेव भी किया जा रहा है, तो अगर आप इस पे क्वेश्चन कर रहे हो तो बच्चे की थिंकिंग धीरे धीरे क्या है डेवलप होगी, उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी कि टीचर जो है अगर छात्र में विभिन्नताएं हैं उसको संबोधित करने के लिए क्या करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसमें बात कही जा रही है, पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक जो है अमान्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, यानी हर बच्चे में क्या है डिफरेंस है, तो हर बच्चे में जब डिफरेंस है तो आप सभी के लिए एक प्रकार का पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते। हर बच्चे की नीड के अनुसार आपको पढ़ाना है। और हर बच्चे जो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि होमवर्क बच्चे को कैसे देना चाहिए, तो होमवर्क जो है हर बच्चे को अलग अलग देना चाहिए बच्चे की नीड के अनुसार। ये नहीं कि सभी के लिए क्या करो आप एक ही प्रकार का होमवर्क दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। मतभेदों को जो असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं आप उनको ध्यान दें कि हाँ कौन सा बच्चा वीक है उसको आप अच्छे से ध्यान दें, कौन सा बच्चा स्ट्रांग है, कौन सा बच्चा कैसा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अच्छे से बच्चे की नीड के अनुसार आप उसकी मदद कर पाएंगे और बच्चे का वैसे ही प्रोग्रेस होगा। अगर आप सभी के लिए यानी जो भिन्नताएं पाई जा रही हैं अगर आप उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो अगर सभी के लिए आप एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम जो है
मतलब टीचिंग मेथड जो है प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आप क्या कर रहे हो, सैंपल पे छोटा ही छोटा लिख रहे हो, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। बच्चे की नीड के अनुसार आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। बच्चे को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखोगे। बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको थोड़ा आप आगे बैठा दोगे या फिर थोड़ा लाउड बोलोगे। ठीक है, तो बच्चे की नीड के अनुसार इन व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है, मान लीजिए बच्चे को कोई एक्टिविटी करके समझ में आ रहा है तो आप एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे। कोई बच्चे को टीएलएम के माध्यम से समझ में आ रहा है तो आप टीएलएम का प्रयोग करेंगे, मानचित्र का प्रयोग करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम्पल के ही माध्यम से समझ में आ रहा होता है तो आप एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो क्लासरूम में विभिन्नता बनी हुई है, आप उसको अहमियत देंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसको अहम जो है महत्वपूर्ण मानेंगे। ये नहीं कि उसको क्या है नजरअंदाज कर देंगे। आप जो टॉपिक पढ़ाने आएंगे सिर्फ लेक्चर दे देंगे चले जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, हर बच्चा, कुछ बच्चा तो कनेक्ट कर पाएगा बट हर बच्चा अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो विभिन्नताएं हैं आप उसको एक्सेप्ट करें, उस पर ध्यान दें, बच्चे की नीड के अनुसार उसकी आप मदद करें। ठीक है, क्योंकि अगर विभिन्नता नहीं होगी तो सब क्या है, रोबोट बन जाएंगे, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का मतलब अंतर होगा ही नहीं। तो सब में क्या है, अंतर पाया जाता है और हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो किसी को साइंस में, किसी को मैथ में, किसी को इंग्लिश में। तो हर बच्चे की नीड के अनुसार, बल्कि बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है कोई टॉपिक पे, तो आप कुछ ऐसे मेथड का प्रयोग करें कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, बल्कि जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है आप उसको ज्यादा अहमियत दें। ठीक है, तो हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है आकलन, यानी जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अगर आप उसमें असेसमेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आपका पहला ऑप्शन है मानक संदर्भित होता है, या फिर गतिशील होता है, या फिर वस्तुनिष्ठ होता है, या फिर योगात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका 2 ऑप्शन से होगा, यानी गतिशील होता है, यानी जो क्या है डायनेमिक होता है। क्योंकि प्रगतिशील क्लासरूम है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो उसमें जो आकलन किया जाएगा वो डायनेमिक होगा, यानी प्रगतिशील होगा, निरंतर क्या है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 जो है इसमें बात कही गई है, अवलोक निम्नलिखित, यानी आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। ठीक है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंख को बार बार जो है मीचना, मतलब पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंख को बार बार जो है मूंदना और रगड़ना। ठीक है, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में जो है भ्रमित होना, या किससे जो है संभावित लक्षण हो सकते हैं। यानी कि ये जो लक्षण हो रहे हैं, यानी बच्चा जो पढ़ रहा है तो अजीब प्रकार से अपना सिर को पकड़ रहा है। ठीक है, और बार बार क्या आंखें अपनी बंद कर रहा है। ठीक है, और आंखें रगड़ भी रहा है, तो ये जो अक्षर पहचानने में भी उसको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही। तो ये सारी जो हरकतें हो रही हैं, यानी जो सारी एक्टिविटियां हो रही हैं, किसको संबोधित कर रही हैं कि बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है। तो पहला है संचार संबंधी विकार है, या फिर दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, या फिर भाषा की समस्या है, यानी कि बच्चे को क्या है भाषा की समझ की समस्या है, या फिर शालीनता विकार है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, बच्चे को क्या है दृष्टि संबंधी समस्या आ रही है, यानी बच्चे को क्या है देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तभी वो क्या है अजीब प्रकार से अपना सिर पकड़ रहा है, कभी कभी आंखें भी अपनी मूंद रहा है, रगड़ रहा है, जो आंखों की लाली है यानी सूजन आ चुकी है, और साथ ही साथ अक्षर जो है पहचानने में उसको भ्रांति हो रही है, यानी अक्षर पहचानने में क्या है बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है। तो दृष्टि संबंधी विकार हो जाएगा, यानी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा की समझ की जो समस्या आएगी, तो बच्चे को भाषा की अगर समझ की समस्या होती तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। वह कोई जो है उद्देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी कि वह कोई उद्देश्यात्मक जो निश्चित क्षण यानी फिक्स टाइम नहीं होता है जब बच्चा बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है। ठीक है, अब इसका जो रीजन दिया गया है, विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो जो डेवलपमेंट है वो निरंतर जो है क्या आगे की ओर बढ़ता रहता है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रक्रिया है या फिर डिसकंटिन्यूअस, तो हमेशा अगर क्वेश्चन में जीन पियाजे नहीं दिया गया है, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि पियाजे ने क्या किया है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि हर बच्चे का क्या है, जब बच्चा इस स्टेज पर पहुंचेगा तो उसका इतना ही डेवलपमेंट होगा, फिक्स है कि इससे ज्यादा ना इससे कम। जब बच्चा इस स्टेज में पहुंचेगा तो बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो जीन पियाजे ने क्या किया, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका डेवलपमेंट होता है अगर पियाजे के अनुसार पूछ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर पियाजे के अनुसार नहीं दिया गया है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट एक कैसी प्रक्रिया है, तो हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया लगाइएगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो है हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी कंफ्यूजन के लिए या फिर घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो कैसी प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग के माइंड सेट में एक फीड रहता है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, कभी ये पीछे नहीं जाता। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, कभी पीछे भी थोड़ा होगा, यानी वर्तुलाकाल में जो डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो पियाजे ना दिया गया हो तो आप पियाजे जो दिया गया हो तो आप डिसकंटिन्यूअस, अगर पियाजे नहीं दिया गया तो हमेशा कंटिन्यूअस प्रक्रिया होगी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है जोजांग के अनुसार जो इमोशन होते हैं क्या वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में जोजांग के अनुसार पूछ लिया जाए तो क्या है, वो स्वतंत्र होते हैं। ना तो इमोशन, ना बच्चा जो बच्चे का स्वास्थ्य है वो भी नहीं प्रभावित कर रहा होता इमोशन को, और ना ही इमोशन बच्चे को सोशलाइजेशन को प्रभावित कर रहे होते हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, ना तो सोशलाइजेशन इमोशनल को प्रभावित कर रहा होता है, ना ही इमोशन जो है सोशलाइजेशन को प्रभावित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप इमोशनली भी फिट हो गए, यानी इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे अगर जोजांग के अनुसार पूछा है। लेकिन अगर जोजांग नहीं दिया गया तो ये जो डेवलपमेंट आपका हो रहा होता है चार, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो कभी कभी आप इमोशनली भी बेस्ट नहीं होगे। अगर आप सोशली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाए तो आप इमोशनली भी बहुत अच्छे से बिहेवियर नहीं कर पाओगे। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी जो आपके जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। लेकिन अगर जोजांग के अनुसार पूछ लेता है तो ये जो है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो 2 सही होगा, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया वो निरंतर आगे चलती रहती है। तो बिल्कुल सही बात है। बाकी जो आदर्शन दिया गया है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, क्योंकि इसका फिक्स टाइम नहीं रहता है कि बच्चा अब जो है इतनी उम्र में जो है इस अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। अगर बच्चे का ग्रो अच्छे से हो रहा है, बच्चे का ध्यान दिया जा रहा है, तो कम टाइम में भी अच्छा उसका ग्रो हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही गई है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िबद्धता को पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। यानी जो शिक्षक है उनको क्या है, स्वयं के चिंतन पर जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं, जो पूर्वाग्रह पर जो बने हुए धारणाएं हैं, उस पर क्या है, चिंतन उनको करना चाहिए कि हाँ आखिर ऐसा क्यों है। जो सदियों से बनी आ रही धारणाएं हैं कि लड़कियां जो घर का ही काम करेंगी, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे, लड़के रोते नहीं है। तो ये जो सदियों से बनी आ रही धारणाएं, ये तो कहीं बुक में नहीं लिखा है कि लड़के रोते नहीं है। लेकिन क्या है, ऐसा लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा कि लड़के लड़के होके लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो ये जो धारणाएं बनी आ रही हैं, इस पे क्या है, टीचर को चिंतन करना चाहिए। अब इसका रीजन जो दिया गया, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी जो है शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, यानी 13 क्वेश्चन का आंसर आपका 2 सही होगा, यानी ए भी सही है और आपका बी भी सही है। और साथ ही साथ क्या है, इसकी व्याख्या भी हो पा रही है। तो सांस्कृतिक रूप से जो उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है, यानी कि टीचर जो है वो चिंतनशील हो। अगर टीचर सोच विचार नहीं पा रहा है, उसमें तर्क वितर्क ही नहीं हो पा रहे, तो बच्चे को डील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टीचर में क्या है, चिंतनशील होना चाहिए। यानी टीचर जो है तर्क वितर्क कर पाए, हर चीज को समझ पाए, उस पर जो है वो निर्णय ले पाए।
तो इसमें आपका जो आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, क्योंकि क्या है, टीचर अगर इस पे जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं, अगर टीचर इस पे चिंतन करेगा, अगर इस पे वो तर्क वितर्क करेगा, तो बच्चे के साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा। क्योंकि क्लासरूम में अगर वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें पूर्वाग्रह को दर्शाया जा रहा है, जिसमें रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी है, तो बच्चे जो है उनमें भी क्या है, धीरे धीरे भावनाएं आ जाएंगी कि लड़कियां जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, लड़कियां जो है बैडमिंटन नहीं खेल सकती, लड़कियां जो है ये ऐसे नहीं एक्टिविटी कर सकती। तो अगर आप क्लासरूम में करवा रहे हो कि लड़कियों का अलग ग्रुप है, बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, तो आप अगर ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो बच्चों में क्या हीनता की भावना आएगी, बच्चों में रूढ़िबद्धता धारणा बनेगी। लेकिन एज अ टीचर के रूप में आपको ऐसा नहीं करना है। आप ग्रुप गर्ल्स भी हो सकती हैं, उसमें बॉयज भी हो सकते हैं, क्रिकेट गर्ल्स भी खेल सकती हैं, बॉयज भी खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या है, सभी को बराबर मौका देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों में जो अगर धारणाएं बनी भी होंगी, मान लीजिए वो ऐसे इन्वायरमेंट से होंगे जहां पर ये भेदभाव किया जा रहा होगा कि लड़कियां जो है ऐसे कपड़े पहनेंगी, लड़के जो है ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ज्यादा हंसेंगी नहीं क्योंकि लड़की है, लड़के जो है कुछ भी करेंगे। तो अगर ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं, मान लीजिए लड़के मतलब जो भी बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो अगर आप क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटियां करा रहे हो जो इसको चुनौती दे रही हैं, तो बच्चे में धीरे धीरे करके क्या परिवर्तन आएगा, उनमें जो रूढ़बद्धता धारणा बनी हुई है वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो टीचर को इस पे चिंतन करना चाहिए, बल्कि क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें दोनों को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए, जिसमें दोनों को बराबर अहमियत दी जा रही हो। और चिंतनशील जिस भी टीचर में होगी वो टीचर बेस्ट माना जाएगा। क्योंकि अगर टीचर तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा है, वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, चिंतन मनन नहीं कर पा रहा है, तो उसको पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी इसका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 14। इसमें बात कही गई है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को जो सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। यानी कि जो वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप सुगम बनाना चाहते हैं, तो कौन सी शिक्षक की भूमिका होगी। पहला है, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। यानी कि आप वैसी एक्टिविटी करवा रहे हो जो बच्चा केवल स्वतंत्र रूप से वर्तमान में कर पा रहा हो, तो कुछ क्या है, नया क्रिएट नहीं कर पाएगा, उसका कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तभी होगा जब बच्चा कुछ क्रिएट करेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा, कुछ उसमें अपना दिमाग लगाएगा। लेकिन क्या, अगर आप इजी कार्य दे रहे हो तो बच्चा उसमें कोई अपना तर्क वितर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगला है, अगला ऑप्शन है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। यानी छात्र को अगर आप जानकारी प्रदान कर रहे हो और साथ ही साथ उसको ज्ञान दे दोगे नॉलेज, तो बच्चा उसमें क्या कुछ तर्क वितर्क करेगा, उसका मतलब रिजल्ट जानने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब तक बच्चे की थिंकिंग यानी बच्चा तर्क वितर्क नहीं करेगा, कुछ नया क्रिएट नहीं करेगा, जब तक अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करेगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला है, आलंबन के माध्यम से छात्र से सीखने का जो है मार्गदर्शन और समर्थन करना, या फिर छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की जो है अनुमति देना। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यानी क्वेश्चन में जो 14 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी आलंबन के माध्यम से। आलंबन मतलब बच्चे को जहां पे दिक्कत हो रही है, आप बच्चे को गाइड कर रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है, के माध्यम से छात्र के सीखने का जो मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चे को जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग के दौरान बच्चे को जहां पर भी दिक्कत हो रही है, आप टीचर के रूप में उसको क्या है, गाइड कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, जिसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, मतलब वाइगोस्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग है, एमकेओ है, जेडपीडी है, तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। जो वाइगोस्की की थ्योरी हुई है क्लास में, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बात जो कही जा रही है कि टीचर क्या है, गाइड कर रहा है बच्चे को, मदद कर रहा है जहां पर भी बच्चे को जरूरत पड़ रही है, यानी बच्चे की नीड के अनुसार जो है टीचर उसकी मदद कर रहा है, तो बच्चा इसमें ग्रो करेगा और साथ ही साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो पाएगा। क्योंकि बच्चा क्या है, खुद से क्रिएट कर रहा है और उसको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो बेसिक सी बात है, प्रॉब्लम होगी, तो टीचर क्या है, उसको गाइड कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, यानी आप कर सकते हो, आप कर लोगे, तो धीरे धीरे उसकी मदद भी कर रहा है, जहां पे प्रॉब्लम हो रही है उसको हेल्प दे रहा है। तो बच्चा खुद से जब क्रिएट कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, तो क्या है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो अपना दिमाग का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को
संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को जो है समर्थ बनाना चाहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति जो है रणनीति होगी? तो इसमें बात जो कही जा रही है यानी कि एक माध्यमिक स्कूल में शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध, यानी कि जो बच्चा रियल लाइफ है और उसका जो संकल्पनात्मक यानी जो बच्चा तर्क वितर्क कर पाता है उसमें संबंध बनाने में मदद करना चाहता है एक टीचर, और साथ ही साथ उसको सार्थक बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है उपयुक्त होगी? तो पहला है छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें, यानी कि शोधन करने दें, यानी उस पर क्या तर्क वितर्क करे, बच्चा उसका निर्णय निकाले और अपने निष्कर्ष जो है कक्षा में प्रस्तुत करे। यानी उस पर क्या है, अगर मान लीजिए कोई वर्तमान में कोई दुर्घटना हुई है या फिर छोटे समूह है, अगर कोई काम कुछ हुआ है तो उसमें बच्चा उसके तर्क वितर्क करे, उसके बारे में जाने, फिर क्या उसके निष्कर्ष जो निकले हैं वो इसको क्लासरूम में प्रेजेंट करे। या फिर छात्रों को नियम और परिभाषाएं जो है याद करा दें। तो इसमें अगर बच्चा नियम याद कर रहा है, परिभाषाएं याद कर रहा है, तो इसमें बच्चे का क्या है, रियल लाइफ से वो कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाएगा और ना ही उसका कोई है दिमाग विकसित हो रहा है, ना ही वो कुछ नया क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, यानी क्या है, रोट मेमोराइजेशन ये आपका हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों के बहुविकल्पी प्रश्नों वाली जो है कार्यपत्रक पूरी तरह से पूरी करने को कहें। तो इसमें बच्चे का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। तो इसमें भी आपका कोई बच्चे का जो है रियल लाइफ से प्रयोग नहीं कर पाएगा। आपका जो आंसर होगा फर्स्ट सही होगा, यानी कि क्या करेंगे आप, बच्चे को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे, यानी वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर क्या है, बच्चा तर्क वितर्क करेगा, उसके बारे में समझेगा, फिर उसका जो निष्कर्ष है वो क्लासरूम में प्रेजेंट करेगा। तो इसमें बच्चा जो है रियल लाइफ में प्रयोग करेगा, क्योंकि वो आसपास की चीजों को कनेक्ट करेगा कि हाँ आसपास आजकल कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किस पे क्या बात चल रही है, इसका क्या रिजल्ट है, इसमें क्या तर्क वितर्क करेगा, इसका क्या निगेटिव पक्ष है, क्या पॉजिटिव पक्ष है, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान है। तो बच्चा इसके हर पक्ष को समझने की कोशिश करेगा, फिर वो निष्कर्ष निकालेगा और क्लासरूम में प्रेजेंट करेगा। जब वो क्लासरूम में प्रेजेंट करेगा तो बच्चे के अनुभव उसके कुछ उसमें इंक्लूड होंगे। तो इसमें बच्चा क्या रियल लाइफ में भी प्रयोग करेगा और साथ ही साथ उसकी संकल्पनाओं और रियल लाइफ में जो संबंध है वो स्थापित कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो मुद्दे होंगे तभी बच्चा उसके बारे में समझ पाएगा, जब वो रियल लाइफ में यानी जब लोगों से कनेक्ट होगा, लोगों से बात करेगा, तभी जाके उसके बारे में वो समझ पाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए, तो 15 आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट में बताइएगा। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 16 क्वेश्चन से जो है हम लोग ठीक है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सीटेड पेपर 1 हो या पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे, बाकी क्लासेस जो है वो भी आपको टाइम से मिलती रहे। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो प्रैक्टिस अब आपको भरपूर करनी है, यानी हर रोज क्या है एक प्रीवियस का क्वेश्चन लगाने हैं, यानी एक प्रीवियस का पूरा एक सेट आपको लगाना है और साथ ही साथ पैसेज भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ ही आपके पास बचा हुआ है। 1 मंथ में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आपको कल मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन करिएगा। बाकी कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।